बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एनएफ के पार्ट 6 के साथ आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर है। मैं माजरत खा हूँ कि कुछ दोस्तों ने कहा है कि आपकी वीडियो में कोई चटपटी चीज़ें नहीं होती। इशू ये है कि हम एक सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं और ये डॉक्टर्स के लिए, पुलिसी साझेदारों के लिए और लॉ मेकर्स के लिए इसमें चीज़ें हैं, या कम से कम जिन लोगों ने कल को इसका हिसाब देना है उनके लिए इनमें चीज़ें हैं। अभी हम लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी चटपटी चीज़ शामिल की नहीं जा सकती जो चस्के के लिए बनाई गई हो। लेकिन मैं आपको उस चस्के की खातिर एक चस्के वाली खबर बता देता हूँ। वो चस्के वाली खबर ये है कि जैसे पहले बताया था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ना कोई सदर है, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना कोई और अहदेदार है, ना कोई मेंबर है, लेकिन इस एक्ट में उसके लिए एक पोजीशन रखी गई है, उसका नाम है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ज़रूर होगा। तो उसकी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एडवर्टाइज दे दी है, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से उसकी एडवर्टाइज आई हुई, चंद दिन पहले आई होगी, मैंने आज देखी है। तो मुझे वो चस्के वाली खबर इसलिए लगी है कि उसमें अरबाब अख्तियार ने उसकी क्वालिफिकेशन बड़ी मज़ाक़ खेज कर दी। उस क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। सो वो एमए हो, एमएससी हो, किसी सब्जेक्ट में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, बायोलॉजी में हो, जोलॉजी में हो, ही इज एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बाद लिखते हैं और। जो लोग समझते हैं और का मतलब है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाला बंदा ना मिले तो फिर वो एमबीबीएस भी हो, बीडीएस भी हो, एलएलबी भी हो, सीए हो, एसीएमई हो, तो सवाए इंजीनियरिंग के सारे लोग क्वालिफाई करते हैं। और इंजीनियरिंग के लिए वाले भी इन प्रिंसिपल आउटराइट उनको भी रिजेक्ट नहीं किया गया। अगर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होगी तो वो इंजीनियर भी क्वालिफाई करता है। तो ये हमारी मेडिकल काउंसिल के साथ एक मजाक किया जा रहा है। इतनी बड़ी रेंज देने का मकसद शायद यही है कि बहुत सारे लोग आएंगे और उनमें से जो लोग हमने ऑलरेडी शायद उनकी चॉइस की गई हो तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी अगली क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वो इंटरपर्सनल क्वालिफिकेशंस के लिए उसकी वो भी स्किल्स होनी चाहिए और रीजनेबल कमांड होनी चाहिए वर्बल और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो रीजनेबल कमांड इंग्लिश की तो आपने असेस कर लेंगे कि जी आपने अगर कोई रिटन टेस्ट ले लिया, जो कि आपने इसमें नहीं बताया क्योंकि आपने कहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट लेने हैं। लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो आपकी असेसमेंट होगी और फिर आपने इसी बेस पे अक्रॉस द बोर्ड सबको रिजेक्ट कर देना है और अपने बंदे को जो आपने पॉइंट आउट किया हुआ है, खातून है या मर्द है, तो उसकी सिलेक्शन के लिए आपने ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन में डाली है, जिसकी असेसमेंट का आपके पास कोई टूल नहीं है। ये आपकी एंटायर सुइट विल होगी। और इतनी सारी ढेर सारी एप्लीकेशन को आप कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे वो भी आपने नहीं बताया, क्योंकि शॉर्टलिस्ट करने के लिए अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो सैकड़ों नहीं हजारों लोग अप्लाई करेंगे और क्वालिफाई करते हैं और उनको करना चाहिए। आप उसमें से कहते हैं जी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को करेंगे, जब आपने उसकी क्वालिफिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप डॉक्यूमेंट में देख नहीं सकते, वर्बल इंग्लिश कमांड आप देख नहीं सकते डॉक्यूमेंट्स पे, तो आपने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कैसे कॉल करेंगे? साफ जा रहे आप हैंड पे लोगों को बुलाएंगे कि जी ये हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनमें से कोई भी आपको कोर्ट ले जाएगा कि जी आप बताएं कि जी इसको कॉल किया है और मुझे कॉल नहीं किया, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की क्या कंडीशन है? तो वो शॉर्ट लिस्ट की कंडीशन आपने पहले ही बायस कर दी है और आपने लिखा है कि वो ट्रांसपेरेंटली, कोर्ट ने भी लिखा है ट्रांसपेरेंटली अकाउंट लॉ ने मेंशन है और आपने भी एडवर्टाइज में भी लिखा है। तो मैं देखूंगा कि आप ट्रांसपेरेंटली इन सारे लोगों को वेबसाइट पे डालेंगे कि ये लोग आए थे, इनमें से हमने ये 6-8 क्वालिफाई शॉर्ट लिस्ट करके बुलाए हैं। आप क्यों खामखा ऐसी चीज़ों का मजाक बनवा रहे हैं? हमारी काउंसिल के साथ मजाक ना करें। अब आते हैं, ये मजाक आपने कर लिया, अब आते हैं सीरियस नोट की तरफ। ये एडवर्टाइज गैर कानूनी है।
और इस पर अपॉइंटमेंट भी गैर कानूनी होगी। तो मैं, जो मेरे काउंसिल के मेंबर इसमें बैठना चाहते हैं, मैं उनको एक चीज़ एहतियातन बता रहा हूँ कि बहुत सारे बड़े लोगों पे, प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे, मिनिस्टर्स पे, सेक्रेटरीज पे हमेशा जब नैब आती है तो वो गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम लगाती है। तो ये गैर कानूनी भर्ती क्यों है? ये गैर कानूनी भर्ती इसलिए है कि इसकी अभी तक आपने टर्म एंड कंडीशन जो एक्ट के सेक्शन 8(2)A में लिखी हुई है वो आपने तय नहीं की कि उसकी पर्स क्या होगी, उसकी प्रिविलेज क्या होगी, उसके मेडिकल कवर क्या होगा, उसकी गाड़ी क्या होगी। जो बेसिक टर्म एंड कंडीशन वेलफेयर वाली करनी है वो आपने नहीं की। आपने इमरजेंसी के लिए, कोर्ट ने आपको 90 डेज के लिए कहा हुआ है कि आप कोई भी स्टाफ टेम्परेरी बेसिस पर 90 डेज के लिए भर्ती कर लें। ये सेक्रेटरी की आपने रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए, जो कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होगी और पूरी टर्म के लिए होगी, उसके लिए आपने एडवर्टाइज किया। चलें, आपने कहीं से कोई लूप निकाल लेंगे कि जी हमने ये कर लिया। आप आए सेक्शन 40 की तरफ। सेक्शन 40A भी कहता है, जो रेगुलेशन बनाने हैं आपने, उसमें आपने एम्प्लॉइज़ की टर्म्स एंड कंडीशन देनी है। ये एम्प्लॉई है, और जब टर्म एंड कंडीशन नहीं है और उस टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि वो आपने गजट नोटिफाई करानी है, आपने अभी तक बनाई नहीं है, गजट नोटिफाई हुई नहीं है, आपने पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है, और इसके अलावा आपने मेंबर्स की पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है। अब वो मेंबर्स भी, उनके लिए भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय नहीं की। जब आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय नहीं की, रेट्रोस्पेक्टिव आप कैसे करेंगे? और रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे तो आपकी चॉइस होगी कि इसकी तनख्वाह 5 लाख होगी, इसकी तनख्वाह 10 लाख होगी, और इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी। आप उनको टर्म्स एंड कंडीशन देंगे? तो ये गैर कानूनी भर्ती है। नैब इस मामले में बहुत एक्टिव है, और वो मेंबर्स को पता होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के 2.5 साल रह गए हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कुछ ना कहें। वो आपसे सिर्फ ये पूछने आ गए हैं, और देखें, आप एक ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भर्ती करने जा रहे हैं जो कमीशन का भी सेक्रेटरी होगा, जो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का भी सेक्रेटरी होगा, जो नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड का भी सेक्रेटरी होगा। उसके लिए जो एस्पायरिंग कैंडिडेट होंगे वो आपको कोर्ट ले जाएंगे, और जब कोर्ट में ले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी कि आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है, गलत काम किया है। और नैब इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, तो इसलिए बेहतर है कि हमारा अदारा तबाह ना करे और उसको एहतियात से देखें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ थी कि MD कैट का इम्तिहान, आपने MD कैट का इम्तिहान लेने का शुरू कर दिया। कोई रिट में गया है, उसके वकील साहब ने मेहनत नहीं की, बच्चों ने सिर्फ करिकुलम का इशू टेकअप किया है कि जी वो करिकुलम आउट ऑफ कोर्स वाला होगा। वो कोर्ट ने आपको लिमिटेड इजाज़त दी है। MD कैट का इम्तिहान भी आप गैर कानूनी तौर पर ले रहे हैं। प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को करिकुलम बनाने का कोई अख्तियार नहीं है। पहले तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी तक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन भी किसी ने नहीं देखी। हो सकता है मिनिस्ट्री ने करके अपने आप रखी हुई और आपको दे दी हो या दिखा दी हो, लेकिन उसकी भी नोटिफिकेशन होनी है, वो भी नोटिफिकेशन नहीं हुई। और आपको पता होना चाहिए कि इस इम्तिहान का करिकुलम नेशनल मेडिकल एंड डेंटल के एकेडमिक बोर्ड ने बनाना है। उसके अभी तक मेंबर नॉमिनेट नहीं हुए। उसके मेंबर नॉमिनेट होने हैं, गवर्नमेंट ने उनमें से उनका चेयरमैन नॉमिनेट करना है। उन चेयरमैन ने और उसने 15 दिन के अंदर मीटिंग करनी है। उस मीटिंग में उनको वो सारी चीज़ें छोड़ के भी करें तो इसका वो करिकुलम डेवलप भी कर दें, ठप्पा भी लगा दें, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता एक फोरम जिसने वो देना है, और आप उसका इम्तिहान ले रहे हैं और करिकुलम में ले रहे हैं। जो बच्चा उस वो इम्तिहान क्वालिफाई नहीं कर सकेगा वो आपको कोर्ट ले जाएगा, और कोर्ट लॉ पे जाती है। वो उसने आपकी मजबूरी नहीं देखनी, हमदर्दियाँ नहीं देखनी। आप इसकी एग्जेम्पशन दे सकते थे कि जी इस दफ़ा नहीं लेंगे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, उसी तरह प्रोविंसेस अपना इम्तिहान ले लें, हम नेक्स्ट टाइम से जो इम्तिहान होगा वो ले लेंगे। आखिर अपने एनुअल लीग के लिए भी तो 21 रखा है, तो इसके लिए भी आप, काउंसिल की अप्रूवल थी, आप गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लें और वो उसको चला लेते। लेकिन जो इम्तिहान आप ले रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। अब लॉ के हिसाब से कह रहा हूँ, ज़बानी चीज़ें नहीं कह रहा। और फिर जब लिटिगेशन में जाएंगे तो हमारी काउंसिल के आप लाखों रुपए ज़ाया करेंगे। जैसे आपने नेशनल मेडिकल अथॉरिटी के मेंबर्स की कोई सैलरी स्ट्रक्चर नहीं दिया,
और जब वो सैलरी स्ट्रक्चर नहीं दिया तो आप क्या फेस वैल्यू पे वो डिसाइड करेंगे कि इसको कितने पैसे देने हैं, इसको कितने पैसे नहीं देने? सबके इक्वल पैसे रखेंगे? सबका वर्कलोड एक जैसा है? हमें ये चीज़ें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन लॉ को समझता हूँ। और लॉ के समझने में इसलिए कि आप कौंसल ने इतनी लिटिगेशन हुई जिसको हमने ओवरकम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे खिलाफ कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हमने लॉ की वायलेशन की है या डिस्क्रिमिनेशन की है। तो ये चीज़ें आप देख नहीं रहे, जिसकी वजह से कौंसल को लिटिगेशन में नाम फंसाएं, और बेहतर है कि पूरा काम कर लें। और अगर आपने 90 डेज़ के लिए आपको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है तो आप उतनी 90 डेज़ में अपने टेम्परेरी वर्कर्स के साथ काम चला लें ताकि आपका मसला हल हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी थोड़े से रूखे सब्जेक्ट की चीज़ें भी आपको बता दें कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले खुश हो रहे हैं कि वो हर चीज़ अपनी मनमानी से करेंगे, तो उसमें उनको पता होना चाहिए कि जो एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड हैं मेडिकल एंड डेंटल कोर्स ऑफ स्टडी के, वो कौंसल ने अप्रूव करने हैं। अगरचे उन्होंने आपको बेयर रीडिंग से यही पता चलता है कि वो हायर एजुकेशन कमीशन का है। हायर एजुकेशन का मैंडेट नहीं है कि वो करिकुलम और कोर्स स्टडी आपको देगा। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी को कहेगा कि वो अपने कोर्स करिकुलम, अपना कैलेंडर डेवलप करें, और वो जब इंडिपेंडेंटली करेंगे तो उसमें बाइंडिंग होगी कि जो हमारी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसने वो उसकी अप्रूवल देनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इन्होंने करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड कोर्स करिकुलम का ये रखेंगे, कोर्स ऑफ स्टडी का रखेंगे, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस फॉलो करने में आपको जो परेशानी होगी, जिस तरह आपने फैकल्टी वाली इन्होंने गलत एडवर्टाइज आपको लेटर लिख दिया, वो भी उसका भी नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड ने मिनिमम क्राइटेरिया देना है, उससे कम आप नहीं रख सकते। तो उसी तरह ये स्टैंडर्ड्स भी आपको करना पड़ेंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें लॉ मेकर्स से रखवाई गई है या रखी गई है कि जो कौंसिल की एडवाइस होगी फॉर एक्रेडिटेशन और फॉर अवार्डिंग चार्टर, वो नॉन बाइंडिंग होगी। आप कौंसिल से क्यों ऐसी एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू कोई ना हो? तो जिसको आपने ब्लैकमेल करना होगा उसको कहेंगे जी कौंसिल ने आपकी रिकमेंडेशन नहीं दी, वी आर सॉरी कि जी उन्होंने आपको असेस किया आपको। और जिसको आपने करना होगा उन्हें कहेंगे जी वो सेक्रेटरी साहब या जो भी सेक्शन अफसर लिखेगा कि जी हमारे ऊपर नॉन बाइंडिंग है, सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट है, मिनिस्टर कॉम्पिटेंट है, फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है, तो आप इसको दे दें। ये बेसिकली 15 दिसंबर 2006 की जजमेंट में, जिसमें जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने एडवाइस की कि क्या बाइंडिंग्स हैं, उसको बाईपास करने के लिए लिखा गया। मैंने मेंबर्स के बारे में कहा ठीक है, आपने ओवरराइडिंग उसके तहत कर लिए कि जी उसकी प्रोटेक्शन है, लेकिन साथ में ये भी देखें कि कोर्ट की रूलिंग भी है कि जितने काम आपने पीछे किए हुए वो इलीगल डिक्लेयर हुए हुए हैं। जब वो इलीगल डिक्लेयर हुए हुए हैं तो आपने उनको दोबारा अडॉप्ट करना है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपने 8 महीने डेफिनेटली आपने 2 टेन्योर ऑर्डिनेंस के गुजारे हैं और उसमें जो काम किया है उसको प्रोटेक्शन दें इस काउंसिल में, और उस काउंसिल के बाद वो अडॉप्ट करने के बाद फिर आप किसी लॉ रूल्स रेगुलेशन के तहत कोई चीज़ एडवर्टाइज कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो 2 चीज़ें उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और एक जो आपने एकेडमिक बोर्ड बनाया है इसकी मेंबरशिप, उसके लिए थोड़ा टाइम और चाहिए होगा, वो अगली केस में आपको बताएंगे। थैंक यू।